सो जो एडिटर है ना, उसको कंप्लीट पूरा कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिज्यूमे को बनाना। जो अपना रिज्यूमे आएगा ना, उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले रिज्यूमे का जो कंपोनेंट है वो बना लेते हैं। सो रिज्यूमे का कंपोनेंट बनाया, अब इसको इंक्लूड करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जो बॉडी कंपोनेंट है उसके अंदर डालते हैं इसको, एडिटर के साइड में ही डालना है। ठीक है, रिज्यूमे डाल दिया, ऊपर इंपोर्ट कर लिया। नाउ थोड़ा रिज्यूमे को स्ट्रक्चर देते हैं, और मैं भी थोड़ा सा स्टाइल पहले। सो रिज्यूमे को स्ट्रक्चर दिया है, अभी बॉडी में इसको एक्यूरेटली अलाइन करते हैं। तो बॉडी में कहाँ है ये, वो देख लेते हैं, मेन के अंदर। ओके, ओके। सो थोड़ा सा एडिटर के स्क्रॉल बार को स्टाइल दे दिया, एंड देन अपना जो रिज्यूमे का जो कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे आ गया है, राइट साइड, ये देखो। अभी इसका डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे ईमेल, लिंक्डइन एंड गिटहब के आगे ना कुछ आइकन्स डालने वाले हैं। कुछ आइकन्स डालेंगे ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो वो आइकन्स देखते हैं, फर्दर आइकन्स पे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो टेक्स्ट डाल देंगे। ओके, आइकन्स हैं तीनों, लिंक्डइन के भी हैं, गिटहब का भी है, एंड @ का भी है जो ईमेल के लिए है, @। ठीक है, तीनों आइकन्स हैं तो उनको एक बार डाल देते हैं।
मैंने अभी तक है ना सेक्शंस बना लिए हैं सारे, सबके अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें ना ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी लगाने वाले हैं रिज्यूमे में। तो सबसे पहले सेक्शंस बनाए सबके, देखो वर्क एक्स का अलग है, प्रोजेक्ट का सेक्शन अलग है, एजुकेशन का, इन सबका अलग अलग सेक्शन बनाए, ठीक है। एंड यहाँ सिर्फ हेडर है जो कि सब में कॉमन होगा। एंड सेक्शन से अभी यूज़ नहीं किए हैं तो अभी कुछ दिख नहीं रहा, अभी सिर्फ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो लॉजिक कुछ ऐसा है ना कि रिज्यूमे के सेक्शंस को दो कॉलम में बांटने वाले हैं, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला, ठीक है। एंड पहला दोनों कॉलम से एरे होंगी, एंड एरे के अंदर जाएगा क्या ना, बेसिकली यही चीज़ें जाएंगी, ये वेरिएबल्स यही एरे के अंदर जाएंगे। तो कैसे होगी मैं बता देता हूँ, देखो स्टेट बना लेते हैं इसकी। कॉलम्स कुछ ऐसे होंगे जैसे कि एक तो दो कॉलम्स की एरे है, एंड देन उसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम है वो भी एक एरे होगा, सेकंड कॉलम भी एक एरे होगा, ओके। एंड देन जब कंपोनेंट माउंट हो यानी यूज इफेक्ट पे इनको फिल कर लेते हैं एरेज को। जब माउंट हो तो सेट कॉलम्स, एंड पहली एरे के अंदर सबसे पहले मान लो प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं तो प्रोजेक्ट सेक्शन, एंड देन दूसरी चीज़ में भी एजुकेशन सेक्शन, एंड तीसरी में भी समरी सेक्शन, ओके। ऐसे कुछ फिल करेंगे इनको, ठीक है। दोनों कॉलम्स में तीन तीन चीज़ें होगी। एंड अभी ये मैप कहाँ करने हैं, यहाँ करेंगे, हेडर के नीचे एक और वो बनाएंगे। ओके, कॉलम 1 कॉलम 2 नाम से दो अपने डिव्स हो गए, एंड इनके अंदर एक कॉलम 1 के अंदर कॉलम 1 को मैप करेंगे, एंड कॉलम 2 के अंदर कॉलम 2 को। नाम से वैसे क्लियर है। तो कॉलम्स के अंदर कॉलम 1 के अंदर फर्स्ट वाली चीज़, एंड देन इसको मैप करेंगे, एंड देन इसके अंदर आइटम, नहीं मैप करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई वैसी डिटेल थोड़ी है, डायरेक्ट आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे जब हम एरे में डाल रहे हैं ना, यहाँ पे बेसिकली यहीं पे इसको एक यूनिक की होनी चाहिए, इस डिव के पास एक यूनिक की होनी चाहिए हर एक डिव के पास, ओके। तो मैप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम के अंदर कॉलम्स 0, एंड देन कॉल टू के अंदर कॉलम्स 1, ओके। इससे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखते हैं। हाँ हो गया है, ठीक है। एंड इनको एक यूनिक की देनी है वरना एक वार्निंग एरर आएगा, वार्निंग आएगी जो भी है। यहाँ ये देखो कि चाइल्ड को यूनिक की नहीं है, तो बेसिकली चाइल्ड को यूनिक की देनी है इन सारे डिव्स को, ओके। सबको एक यूनिक की दे दिए, एंड यूनिक की के नाम के उनको उनका नाम ही दे दिया, वो भी यूनिक ही है करंटली, तो ठीक है। तो इसको अब स्टाइल करता हूँ थोड़ा सा। अभी बेसिक मतलब स्ट्रक्चर बनाने का भी कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं इनको फिल इन करते हैं कि डिटेल्स के साथ। अभी तो जस्ट टाइटल डाला हुआ है, ऐसे टाइटल डाला हुआ है, तो इनकी डिटेल्स के साथ फिल करते हैं, ठीक है।
तो मैंने बेसिक सा डिज़ाइन कर लिया है रिज्यूमे का। कुछ ऐसा दिखेगा रिज्यूमे जो है, ठीक है। एंड इसमें अभी जो डेटा है सारा डमी है, तो इसको फिल करना रहता है। एंड डिज़ाइन बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ मतलब ख़ास है नहीं कि मैं अलग से दिखाऊं। तो जस्ट अभी डेटा फिल करना रहता है, जो मेन इन्फॉर्मेशन हमने जो अपने पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, जिसमें सारा डेटा है, वो इसके अंदर फिल करना रहता है। तो एक बार उसको फिल कर लेते हैं, और मे बी हाँ पहले उसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव यहाँ पे कर लेंगे, ओके। एंड नाउ बॉडी कंपोनेंट से इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी, ठीक है। एंड ऑल्सो सेक्शंस भी भेजने होंगे, सेक्शंस भी चाहिए। सो अभी इन्फॉर्मेशन एंड सेक्शंस आ गए हमारे पास, ठीक है। तो डिटेल्स को फिल इन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन टाइटल वर्कएक्स से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा इन्फॉर्मेशन के अंदर सेक्शंस डॉट वर्कएक्स, ठीक है। और में भी हमें इसको अलग से बना लेना चाहिए, इसका जो ये चीज़ है ना, इसको पहले अलग से किसी वेरिएबल में डाल लेना चाहिए। तो उसको डालते हैं पहले, कॉन्स्ट इन्फो इक्वल्स वर्कएक्स, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन देन सेक्शंस डॉट वर्कएक्स, ओके। सेक्शंस, ठीक है। हाँ, एंड ऐसा करते करते बाकी जो हैं उनको भी सेम ऐसा ही करना है, तो उनको भी जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया है, अलग से इन्फो ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब यहाँ पे ना हम जस्ट ऐसा कर सकते हैं, इन्फो डॉट वर्कएक्स एंड यहाँ पे डॉट सेक्शन टाइटल, ठीक है। वो मिल जाएगा TITLE टाइटल, ठीक है। नाउ कंटेंट के अंदर मैप होगा आइटम्स पे। तो वो कैसे होगा वो कर बताता हूँ। इन्फो डॉट वर्कएक्स डॉट डिटेल्स, एंड यहाँ पे अब मैप करेंगे, एंड एक यूनिक की भी देनी होगी। तो की इक्वल्स टाइटल। मैं सारी जो डिटेल्स हैं उनको एक बार जल्दी से फिल कर लेता हूँ, ओके। ऑल्सो जो डेट है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की जो डेट है वैसी आएगी। तो उसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, कॉन्स्ट गेट फॉर्मेटेड डेट ऐसा करके, ठीक है। एंड इस फंक्शन को लिख लेता हूँ एक बार। सो फंक्शन बना लिए, एंड ये क्या करता है ना, जस्ट सबसे पहले तो डेट, एंड देन बीच में एक स्लैश लगाएगा, एंड देन मंथ को डालेगा। मंथ को कुछ ऐसे डाला है ना कि अगर मंथ मान लो 10 से छोटा है ना, तो उसके बीच में आगे एक ज़ीरो लगा रहा है, जैसे 0706, तो उसके लिए ये वाली चीज़। एंड देन एक और स्लैश के बाद सारा जो साल है ना वो आ जाएगा, ईयर, फुल ईयर, ओके। तो इसको यहाँ पे कॉल करके डाल सकते हैं।
सो ये डिटेल मैंने वर्कएक्स का पूरा कर लिया है। मैं वो बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले तो अगर टाइटल है, मतलब जितनी भी डिटेल्स है ना वो हम इस कंडीशन के साथ दिखा रहे हैं कि अगर वो डिटेल बंदे ने नहीं डाली है ना तो वो दिखेगी नहीं। ठीक है, तो अगर टाइटल डाला हुआ है बंदे ने तो जो टाइटल शो कर रहे हैं, एंड देन सब टाइटल, देन सर्टिफिकेशन लिंक ऐसे ही है। स्टार्ट डेट अपने फंक्शन में डेट डाली तो वो फॉर्मेटेड डेट दे देता है। एंड देन लोकेशन एंड पॉइंट्स। ठीक है, जो पॉइंट्स मतलब वर्क का जो भी डिस्क्रिप्शन डालना है बंदे ने वो वाले। तो ये मैंने वर्कएक्स के लिए डाला है, अभी सेम बाकी सब के लिए भी डाल देता हूँ। मैंने सभी जगह इंटीग्रेट कर दिया है, वर्कएक्स प्रोजेक्ट एंड एजुकेशन सभी जगह इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी अगर चेक करोगे तो सभी मतलब एम्प्टी आ रहा है, सभी कुछ एम्प्टी आ रहा है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड एम्प्टी है, राइट। एंड अगर हम कुछ ऐड भी करें ना, जैसे वर्कएक्स में कोई टाइटल ऐड कर दिया एंड अभी सेव भी किया, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो अपडेट हुई लेकिन यहाँ पे शो नहीं हुआ। एंड शो क्यों नहीं हुआ वो बताता हूँ कि जब हम ना एक्चुअली ये वेरिएबल्स अपडेट होंगे होंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये वेरिएबल्स को ऑलरेडी कॉलम्स के अंदर ले लिया है। एंड यहाँ पे जब ये गए थे ना तो इनकी जो स्टेट थी उसी स्टेट में ये चले गए थे। अब ये कितनी बार भी अपडेट होते रहे यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा ना, जब भी इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो हमें कॉलम्स को फिर से अपडेट करना होगा। एटलीस्ट इनकी जो डेटा है ना, इन सब के डेटा इनके साथ एटलीस्ट अपडेट हो। ठीक है, तो उसके लिए एक यूज इफेक्ट लगाते हैं कि जब भी इंफॉर्मेशन चेंज हो ना, इंफॉर्मेशन जब भी चेंज हो तो हमें बेसिकली अपडेट ये कॉलम्स को अपडेट करना है। एंड कॉलम्स को अपडेट करने के लिए एक मिनट सोचते हैं कुछ। ओके, ऐसे अपडेशन पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। अब स्ट्रक्चर चेंज करना होगा तो थोड़ा सा मेजर चेंज नहीं है बट स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। अब हम ना कॉलम्स का जो ये है एरे, इसके अंदर यहाँ पे अभी के लिए डायरेक्टली ये वेरिएबल्स को स्टोर करा रहे थे, अभी इनकी है ना आईडी स्टोर कराएंगे। आईडीज़ हैं हमारे पास, मैं दिखाता हूँ। आईडीज़ डाली हुई थी, ये देखो आईडी है ना अपने पास। एन आई डी क्या है, जस्ट ये सेक्शन का नाम है। तो हम आईडीज़ से स्टोर कराएंगे, अब ऐसे वेरिएबल से नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आईडीज़ कैसे मिलेंगी, सेक्शंस प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट, ऐसे हमें प्रोजेक्ट की आईडी मिल गई तो ऐसे ही सबकी आईडी डालनी है इसमें। मैंने सबकी आईडी यहाँ पे डाल दी है। एंड अभी जो डिस्प्ले कराने का तरीका है वो भी चेंज होगा, क्योंकि अब तक तो हम डायरेक्टली ऐसे ही दिखा दे रहे थे, पर अब ऐसे नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि अब यहाँ पे आईडी गई हैं, वो नहीं गया है, मतलब एक्चुअल वेरिएबल नहीं गए हैं, आईडीज़ गई हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए
ठीक है, एक डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, इस एरे को मैप कर सकते हैं। एंड अब जस्ट हमें इस आईडी से इस वेरिएबल को कैसे ना कैसे, जैसे प्रोजेक्ट का आईडी है तो प्रोजेक्ट के आईडी से इस प्रोजेक्ट के वेरिएबल को पॉइंट करना होगा। तो ऐसे डायरेक्टली तो पॉइंट नहीं होगा इजीली। तो एक और स्ट्रक्चरल चेंज कि अब यहाँ पे वेरिएबल्स है ना, तो इनको एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे, जैसे कि कॉन्स्ट सेक्शन डिव्स एंड, ठीक है, सेक्शन डिव्स, और इसके अंदर ऐसे वर्क एक्स, एंड यहाँ पे ये वर्क एक्स का पूरा डिव चला जाएगा। एंड यहाँ पे वर्क एक्स नहीं लिखेंगे, बताता हूँ क्यों। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ताकि अब ये आईडी होगी एंड इससे हम इस डिव को इजीली निकाल पाएंगे अब। ठीक है, ऐसा ही बाकी सब के लिए भी करना है, तो वो मैं एक बार कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इन सबको इन ऑब्जेक्ट डाल दिया है, तो जैसे कि देख ही रहे हो तुम। ठीक है, तो अब इनको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। कैसे एक्सेस कर पाएंगे अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे कॉलम 1 0 ना दिखा के अब एक्चुअल में मैप करना होगा। तो मैप कैसे करेंगे, कॉलम्स के अंदर, फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर मैप करेंगे एंड आइटम। सो अब यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा सेक्शंस, सेक्शन डिव्स, क्या नाम रखा था, सेक्शन डिव। ओके, सेक्शन डिव के अंदर आइटम। सो ये चीज़ हम रिटर्न कर देंगे। एंड सिमिलरली फॉर कॉलम 1 चेक करते हैं, काम करना चाहिए। हाँ, अब ये देखो सारी डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, तो अब अपडेशन भी काम करना चाहिए। जब हम वहाँ पे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट भी होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे कंपनी का नेम डाला, जैसे कि ABC, सेव किया एंड यहाँ पे ABC आ गया, देख रहे हो। मतलब अब अपडेट भी होंगी। एंड एक नया वर्क एक्स भी डाल सकते हो, जैसे कि वर्क एक्स 2, एंड फिर सेव करो एंड यहाँ पे दूसरा वर्क एक्स आ गया। इसकी भी जो बाकी डिटेल्स हैं सारी फिल करोगे तो वो सारी अच्छे से शो होंगी। ठीक है, सो सेव एंड अभी ये सारी शो हो जाएंगी ऐसे। एक मिनट, डेट नैन आ रही है, डेट गलत आ रही है, डेट नहीं आनी चाहिए ऐसे। ओके, देखते हैं एक बार डेट गलत क्यों आ रही है। इसलिए हमारे पास ये फंक्शन है एंड ओके 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 गॉट इट। यहाँ दिक्कत नहीं है भी, यहाँ पे डालते टाइम कोई दिक्कत होगी यहाँ पे कहीं। हाँ देखो, यहाँ पे ना ये मैंने डैश यहाँ पे लगाने के लिए ऐसे ही लिख दिया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मतलब हो गया इसका। तो वो नहीं करना था, कुछ ऐसा करना था। नाउ इट शुड वर्क फाइन। एंड नीचे भी एजुकेशन वाले में भी सेम चेंज है, यहाँ भी था वो चीज़, यहाँ पे भी कैसा, एंड यहाँ पे ऐसे। सो अब यहाँ पे डेट प्रॉपर आनी चाहिए। हाँ देखो, डेट आ रही है लेकिन ये 001 कि गेट मंथ ऑलरेडी अगर 0 से देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं एंड दैट्स इट। अब देखते हैं, हाँ अभी भी ठीक है। ओके, यहाँ पे डेट आ रही है, रिमोट आ रहा है एंड बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ रह गई रिज्यूमे में, ये जो ऊपर वाली डिटेल्स है ना, इनको अपडेट करता हूँ। ये अपडेट नहीं हुई थी, तो इनको अपडेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले नेम की जगह
info dot basic info dot detail dot name. Okay. ओके सो एंड अब इसमें एक और चीज़ है, अगर प्रोजेक्ट्स एंड वर्कएक्स नहीं है, मतलब कोई भी सेक्शन का जो सेक्शन टाइटल है वो मिसिंग है, सेक्शन टाइटल मतलब ये वाला जो टाइटल है ना, अगर ये मिसिंग है तो उस सेक्शन को ही मत दिखाओ। मान लो अगर बंदे को अचीवमेंट्स है ही नहीं उसकी, तो दिखानी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है ना, अचीवमेंट वाले सेक्शन में जाके एंड इसको इरेज कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन का जो ये है ना पूरा सेक्शन, यही इरेज हो जाएगा। ओके एंड ये लेफ्ट साइड हो गया, एक बार इसको राइट साइड कर देता हूँ, मतलब सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर में ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ सेंटर में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस चेंज के लिए यहाँ पे करना होगा, एक मिनट। हम ना यहाँ पे क्लास लगा देते हैं हिडन करके कंडीशनली। जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर इन्फो वर्क एक्सपीरियंस के लिए देख लेते हैं मैंने, तो वर्क एक्सपीरियंस का जो सेक्शन टाइटल है अगर वो नहीं है, मतलब अगर वो है तो कोई क्लास नहीं लगाएंगे, एंड अगर वो नहीं है तो यहाँ पे एक हिडन नाम की क्लास लगा देंगे। एंड CSS में उसमें क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे ताकि ये सेक्शन दिखे ही ना। ओके एंड यही सेम चीज़ बाकियों में भी करनी है, तो मैं कर लेता हूँ एक बार। ओके तो मैंने सब में HTML में क्लासेस दे दी हैं, जस्ट CSS में इनको इसको एक डिफ़ाइन करना है इसी क्लास को, क्योंकि अभी तो सब कुछ सेम पहले जैसा ही है। लेकिन अगर मैं अब इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ .html हिडन में डिस्प्ले नन, तो अब ये गायब हो जानी चाहिए। कम ऑन। ओके नहीं हो रहे हैं, रुको देखते हैं क्यों नहीं हो रहे। ओके क्लास नहीं लग रही है, देखते हैं क्यों नहीं लग रही है। हाँ क्योंकि सब में सेक्शन टाइटल प्रेजेंट है, राइट राइट राइट। तो हमें इसको हटाने के लिए किसी का सेक्शन टाइटल हटाना होगा, जैसे कि वर्कएक्स का अगर मैं सेक्शन टाइटल हटा दूँ एंड देन इफ़ आई सेव, तो यहाँ से वर्कएक्स हट जाएगा, देख रहे हो। एंड देन अगर मैं समरी में जाऊँ एंड समरी का सेक्शन टाइटल हटा दूँ एंड इफ़ आई सेव, समरी हट जाएगी वहाँ से। ओके राइट, तो ऐसे ही ये वर्क करेगा। एंड बेसिक डिटेल में अगर कोई नाम डालेंगे जैसे कि ABC एंड सेव करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है ओके तो अब मूव करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी पे, कि तुम जो ये है सेक्शंस हैं इनको तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाए, मतलब प्रोजेक्ट्स को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, वर्कएक्स को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। मतलब अगर तुम्हें पोजीशनिंग इसकी अच्छी नहीं लग रही किसी को तो वो चेंज कर सकता है उसको। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले जिस भी आइटम को ड्रैग करना है उस पर एक प्रॉपर्टी होती है ड्रैगेबल करके, वो ट्रू करनी होती है। तो जैसे कि मैं सभी डिव्स में लगा देता हूँ प्रॉपर्टी, ऐसे है
ड्रैगेबल ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको जस्ट वैसे पास कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही माना जाएगा, एंड ऐसे, एंड ये सब में करनी है क्योंकि सभी सेक्शंस को ड्रैग करना है, राइट। अचीवमेंट, समरी एंड अदर में भी। तो अब इससे क्या होगा ना, तुम इनको ड्रैग कर पाओगे। तो ये देखो मैं प्रोजेक्ट्स को अब ड्रैग कर पा रहा हूँ, राइट। एंड वर्क एक्स को भी ड्रैग कर पा रहा हूँ, देन एजुकेशन को भी, ठीक है। तो अभी जस्ट स्विच करने के लिए स्विच कैसे करेंगे इसका थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ कि जब हम किसी के ऊपर भी ड्रैग करेंगे, मतलब ड्रैग ओवर करेंगे, जैसे अभी मैंने प्रोजेक्ट्स को एजुकेशन के ऊपर ड्रैग ओवर कर रखा है, ठीक है। तो जब भी किसी के ऊपर कोई ड्रैग आएगा तो हम उस सेक्शन को टारगेट बना देंगे, यानी कि अभी एजुकेशन के ऊपर ड्रैग आया हुआ है तो एजुकेशन हमारा टारगेट हुआ, एंड जो ड्रैग हो रहा है यानी कि प्रोजेक्ट ड्रैग हो रहा है तो इसको हम सोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर सोर्स एंड टारगेट होंगे तो उन दोनों को स्वैप करना आसान होगा, राइट। तो इतना ही लॉजिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप में ज़्यादा नहीं होता है। ओके, सो ड्रैगेबल लगाने के बाद अब हमें सोर्स एंड टारगेट चाहिए, राइट। सोर्स एंड टारगेट क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए एक स्टेट बनाते हैं। सबसे पहले सोर्स की सेट सोर्स एंड यूज स्टेट, एंड इसके अंदर क्या होगा ना, बेसिकली आईडीज़ होंगी क्योंकि सबके पास एक आईडी है। ये सेक्शंस डॉट वर्क एक्सपीरियंस ये एक आईडी है, राइट। तो इसमें सोर्स में भी एंड टारगेट में भी आईडी जाएगी जस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ना कोई सोर्स है ना कोई टारगेट है, ठीक है। एंड किसी के भी ऑन ड्रैग ओवर पे ये एक इवेंट होता है ऑन ड्रैग ओवर, तो इससे पता चल जाएगा कि इसके ऊपर अभी ड्रैग आया हुआ है। तो जिसके ऊपर ड्रैग आया हुआ है वो टारगेट होता है, राइट। तो यहाँ पे सेट करेंगे सेट टारगेट, एंड वो क्या होगा, info डॉट वर्क एक्स डॉट आई डी, ठीक है। अब ये टारगेट सेट हो जाएगा, एंड ऑन ड्रैग एंड क्या होता है, जब अगर तुम किसी को ड्रैग कर रहे हो एंड तुम उसको अब स्टॉप कर देते हो ड्रैग करना, तब ये इवेंट फायर होता है। तो किसी को तुमने ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया था, जब तुमने स्टॉप कर दिया उसको तो वो ही अपना सोर्स हुआ, राइट। तो उस टाइम पे उसको सोर्स को सेट कर देंगे वहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये ही दो इवेंट्स हैं जिनकी मदद से हम सोर्स एंड टारगेट को हर टाइम पे मॉनिटर करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली जब भी ये ड्रैग एंड होगा तो हम स्वैप कर देंगे उनकी पोजीशंस को। ओके, तो सबसे पहले मैं इनको लगा देता हूँ। नाउ सब पे मैंने वो लगा दिया वो। तो अब हमें हर टाइम पे मैं वो कंसोल को करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सोर्स एंड टारगेट, ठीक है। तो देखो देखते हैं कंसोल में क्या आता है। इसीलिए हमारे पास हर टाइम पे सारी डिटेल्स होंगी। तो जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर ओवर कर रहा हूँ तो ये जो है अभी टारगेट है, लेकिन मैं वर्कएक्स के ऊपर गया, ये वैसे नहीं आ रहा है क्या, रुक जाओ एक मिनट, इसको वैसे कर देता हूँ टेम्परेरी लिटरल में ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो अभी प्रोजेक्ट्स को ड्रैग कर रहे हैं तो सोर्स भी प्रोजेक्ट है, टारगेट भी प्रोजेक्ट है। अभी एजुकेशन के ऊपर गए तो टारगेट एजुकेशन हो गया, समरी के ऊपर गए तो टारगेट समरी हो गया, अदर के ऊपर गए तो टारगेट अदर, वर्कएक्स के ऊपर गए तो टारगेट वर्कएक्स, एंड इसको छोड़ दिया मैंने तो वो सेम ही रहेगा, टारगेट वही रहेगा ना। अगर मैं अचीवमेंट्स को ड्रैग करूँगा तो ये प्रोजेक्ट्स जो सोर्स के अंदर आ रहा है ना, अभी ये पुराने वाला है, ठीक है। टारगेट तो हर टाइम अपडेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अचीवमेंट को छोड़ूंगा
तो अब देखो सोर्स भी अपडेट हो गया, सोर्स अचीवमेंट है एंड टारगेट जो है अदर वाला था। तो बेसिकली जब मैं ड्रैग एंड कर रहा हूँ ना, यहाँ पे किसी को भी ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ कहीं पे, तब मेरे पास फाइनल स्टेट है। मैंने किसी को भी वर्क एक्स को ड्रैग किया, अभी बीच में कोई भी स्टेट है, ठीक है, एक मिनट, बीच में कोई भी स्टेट है, लेकिन जब मैंने इसको एजुकेशन पे जाके छोड़ा तो लास्ट टाइम मेरे पास आई फाइनल स्टेट। अगर मैं समरी को लेता हूँ तो मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर जाके समरी को छोड़ा तो लास्ट में आई मेरे पास फाइनल स्टेट जो कि एक्चुअल में है, ठीक है। तो लास्ट में मतलब जब ऑन ड्रैग एंड हुआ, या फिर कह सकते हो जब सोर्स की वैल्यू चेंज हुई, क्योंकि सोर्स की वैल्यू चेंज सिर्फ ड्रैग के एंड होने पे चेंज होती है। तो हम एक यूज इफेक्ट लगा सकते हैं जो लिसन करे कि जब भी सोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो हम अपनी एक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो बनाते हैं यूज इफेक्ट। सो जब भी सोर्स की वैल्यू चेंज होगी, राइट, एंड इसमें अगर इफ़, सो बेसिकली ये क्या क्या चेक लगा रहा है ना कि अगर सोर्स एंड टारगेट है ही नहीं तो क्या फ़ायदा मतलब आगे मूव ऑन करने का, राइट। हमें पता ही नहीं है कि किसको स्वैप करना है। ओके, इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं जो स्वैप करेगा, कॉन्स्ट स्वैप सोर्स टारगेट, एंड सबसे पहले ये सोर्स लेगा एंड देन टारगेट। ओके, एंड इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं स्वैप सोर्स टारगेट, एंड इसके अंदर सबसे पहले सोर्स जाएगा एंड देन टारगेट जाएगा। एंड ये चेक इसमें ज़्यादा अच्छा फिट बैठेगा फंक्शन के अंदर, राइट, यूज इफेक्ट की बजाय फंक्शन के अंदर ही लगा देते हैं इसको। एंड देन अब हमें सोर्स का भी एंड टारगेट का भी कॉलम एंड रो इंडेक्स चाहिएगा ताकि हम उसको स्वैप कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स का निकालते हैं, कॉन्स्ट सोर्स रो इंडेक्स। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉलम इंडेक्स या फिर रो इंडेक्स कैसे कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ कि हम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 पे सर्च करेंगे इस आईडी को, ठीक है, एंड जहाँ आईडी मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कॉलम 1 पे सर्च करते हैं सोर्स का रो इंडेक्स, सो कॉलम 0 डॉट फाइंड इंडेक्स देन आइटम इक्वल सोर्स, ठीक है। तो अगर इंडेक्स -1 आया तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो कॉलम 1 में नहीं है, तो हमें कॉलम 2 में ढूंढना चाहिए, राइट। सो इफ़, एंड इसको लेट रखता हूँ, लेट, सो इफ़ सोर्स रो इंडेक्स स्मॉलर देन 0 मतलब -1 आया तो जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर फाइंड करते हैं, इसके अंदर फाइंड करेंगे। एंड नाउ अब हमारे पास जो यहाँ पे डालना भी होगा सोर्स रो इंडेक्स इक्वल्स, ठीक है। एंड नाउ इस इफ चेक के बाद हमारे पास जो सोर्स का रो इंडेक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड अगर वो पहली बार आ जाता है, पहली बार में ही आ जाता है, तो लेट सोर्स कॉलम इंडेक्स एक और वेरिएबल आता है जो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वो पहली बार में आ जाता है तो कॉलम का इंडेक्स 0 ही होगा, एंड अगर वो पहली बार में नहीं आता है, नहीं मिलता है, तो कॉलम का इंडेक्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे 1, ठीक है, ऐसे। तो देखो दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें रो का इंडेक्स चाहिए सोर्स का, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले फाइंड किया, अगर सोर्स मिल जाता है तो फर्स्ट कॉलम के अंदर है एंड उसका रो का इंडेक्स भी मिल गया, तो जो कॉलम का इंडेक्स है वो 0 सेट कर दिया क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम के अंदर मिल गया। एंड अगर इंडेक्स 0 से छोटा है मतलब वो नहीं मिला है फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो हमने क्या किया, जो कॉलम इंडेक्स है उसको 1 सेट कर दिया क्योंकि फर्स्ट में तो मिला नहीं, तो डेफिनेटली वो दूसरे वाले में ही होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमने फाइंड किया कि वो दूसरे वाले में किस रो इंडेक्स पे है। एंड सेम चीज़ हमें टारगेट के लिए करनी है ऐसी ही, तो इसको कॉपी पेस्ट करके टारगेट के लिए बना देते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे सोर्स की बजाय टारगेट होगा।
ओके, तो अब हमें इन दोनों चेक्स के बाद हमारे पास अब सोर्स का रो इंडेक्स भी होगा, सोर्स का कॉलम इंडेक्स भी होगा, सिमिलरली टारगेट का रो इंडेक्स एंड टारगेट का कॉलम इंडेक्स भी होगा। ओके, तो अब दोनों को स्वैप करना है। स्वैप करना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा है ना। तो सबसे पहले कॉन्स्ट टेम्प सोर्स, सोर्स को एक जगह रख लेते हैं, टेम्प सोर्स रो इंडेक्स, सोर्स को एक जगह पहले स्टोर कर लेते हैं। तो सोर्स कैसे मिलेगा हमें, सबसे पहले कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर सोर्स कॉलम इंडेक्स एंड देन उसके अंदर सोर्स रो इंडेक्स, ठीक है। एंड देन इसको नॉर्मल 2D एरे से कंफ्यूज मत हो जाना, नेमिंग वैसे करके वैसा नहीं है। ओके, तो अब इससे हमें सोर्स मिल जाएगा टेम्प सोर्स के अंदर, क्योंकि कॉलम्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट या सेकंड कॉलम एंड देन उसके अंदर कौन सी रो पे है वो मिल जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे ना, उससे भी पहले टेम्प कॉलम्स सबसे स्टार्ट में है कि सबसे स्टार्ट में जो स्टेट है अपने पास कॉलम्स की, उसकी कॉपी बना लेते हैं। सो वो एक ऑब्जेक्ट है या एरे है, सॉरी एरे है, तो कॉलम्स राइट, ये भी एक मोर एक्यूरेट कॉपी। ओके, तो इससे हमारे पास ओरिजिनल स्टेट की कॉपी आ जाएगी, ताकि हम ओरिजिनल स्टेट में डायरेक्टली कुछ म्यूटेशन ना करें। ओके, एंड देन हम जहाँ जहाँ भी कॉलम्स यूज़ किया है उसकी जगह टेम्प कॉलम्स यूज़ कर लेते हैं। नाउ हमारे पास सोर्स है, सोर्स होने के बाद अब क्या करना है कि सोर्स के प्लेस पे टारगेट को डालना है। तो वो कैसे करेंगे, टेम्प कॉलम्स के अंदर सोर्स का क्या प्लेस है, सोर्स का प्लेस क्या है, सबसे पहले सोर्स का कॉलम इंडेक्स एंड देन सोर्स का रो इंडेक्स, ये सोर्स का प्लेस है। उसके इक्वल में क्या डालेंगे, टारगेट, एंड टारगेट का प्लेस कैसे मिलेगा, सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले जाएगा टारगेट कॉलम इंडेक्स, देन जाएगा टारगेट रो इंडेक्स, तो यहाँ से टारगेट मिल जाएगा। ओके, एंड अब टारगेट के प्लेस पे जो हमें सोर्स की कॉपी यहाँ टेम्प सोर्स में डाली थी ना, वो डालनी है। तो टारगेट कॉलम इंडेक्स एंड यहाँ पे टारगेट रो इंडेक्स एंड ये हो जाएगा टेम्प सोर्स। ओके, एंड लास्ट में कॉलम्स को सेट कर देना है, सेट कॉलम्स, जो स्टेट है उसको सेट कर देना है टेम्प कॉलम्स। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप शुड वर्क नाउ, एक बार चेक करते हैं। यहाँ से इसको उठाया यहाँ, ओके कुछ एरर आया, देखते हैं क्या एरर आया। कैन रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फाइंड इंडेक्स, कहाँ पे, फाइंड इंडेक्स टेम्प कॉलम्स, CO टेम्प कॉलम्स। लाइन नंबर 240 टेम्प कॉलम्स 1। ओह ओके, ये स्प्रेड गलत किया है, एक मिनट, ये ऐसे स्प्रेड होगा ऐसे, एंड देन यहाँ पे ये चीज़ एंड यहाँ पे से हटेगा। ओके, ऐसे स्प्रेड गलत किया था, अभी ठीक है, अभी देख चेक करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन वाला सेक्शन वर्क एक्स से रिप्लेस राइट, ये भी रिप्लेस हो रहा है, ये भी रिप्लेस हो रहा है, ये भी हो रहा है। ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी की जो फंक्शनैलिटी है वो भी लगा दी है फाइनली। ठीक है, नाउ अभी है ना लास्ट, अभी क्या बचा है कि जो अपने कलर्स हैं, ये कलर्स अभी किसी काम के हैं नहीं, इन कलर्स को एक्चुअली थोड़ा काम में लगाना है। कैसे, कलर्स वैसे इतने यूज्ड भी नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वहाँ लगाना है। देखो मैं दिखाता हूँ, सेव किया तो यहाँ देख रहे हो ये ब्लू बाय डिफ़ॉल्ट, ये अपना जो ब्लू कलर है वही सिलेक्टेड, वही उसी का कलर आ रहा है सभी जगह। एंड इसके लिए ना CSS में भी एक वेरिएबल बना दिया जस्ट,
कलर करके एंड उसी को सभी जगह यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जस्ट इस वेरिएबल को कैसे चेंज करना है, कैसे ना कैसे। तो हम इस वेरिएबल को चेंज करने वाले जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, तो CSS का वेरिएबल जावास्क्रिप्ट से कैसे चेंज करते हैं, अगर नहीं पता है तो अभी सीख लेंगे, ठीक है, इन कलर्स के बेस पे। हाँ, सो सबसे पहले वो कलर्स बॉडी में है, तो उनका क्लिक लिसन यहाँ होगा। तो एक स्टेट बना लेते हैं एक्टिव कलर नाम से, जो ये बताएगा कि कौन सा कलर अभी एक्टिव है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स का जो पहला कलर है ना वो वाला एक्टिव रख लेंगे, ठीक है। एंड ये एक्टिव कलर पास कर देंगे रिज्यूमे में, क्योंकि यहीं पे हमें दिखाना है वो कलर। तो एक्टिव कलर, एंड इसको चेंज कहाँ करेंगे, इसके क्लिक पे, किसी और कलर के क्लिक पे। सो ऑन क्लिक एंड देन यहाँ पे सेट एक्टिव कलर एंड देन आइटम, ठीक है। ऑल्सो जब ये कलर सिलेक्ट तो होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सिलेक्टेड है, राइट। तो उसके लिए भी एक काम करते हैं, इसको एक क्लास देते हैं अलग से कलर की बजाय। एंड इफ एक्टिव कलर इक्वल आइटम, अगर ये है तो स्टाइल्स डॉट एक्टिव करके क्लास चली जाएगी, एल्स नल। ओके, एंड अब ये क्लास को स्टाइल करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कलर्स के अंदर एक्टिव क्लास जो है उसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। और वाइट ना करके ब्लैक कर देते हैं शायद। हाँ अभी ठीक है। तो जिस पे भी क्लिक करोगे वो एटलीस्ट पता चल रहा है कौन सा कलर सिलेक्टेड है, राइट। नाउ अभी रिज्यूमे कंपोनेंट के अंदर हमने भेज दिया है सिलेक्टेड कलर, तो उसके चेंज भी लिसन करना है, तो अभी करते हैं यूज़ इफेक्ट एंड यहाँ पे props डॉट एक्टिव कलर। तो जब इस पे चेंज होगा ना तो हमारे पास कलर आएगा। अब हमें ना ये CSS में जिस पे कंटेनर क्लास है ना उस पे कलर वेरिएबल है उसको चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम इस कंटेनर का पहले तो एक रेफ लेंगे, जो अपने पास है ना कंटेनर, इसका एक रेफ लेंगे एंड ये रेफ ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। ये बॉडी में कर दिया क्या, ओह शिट। यहाँ पे रिज्यूमे में जो कंटेनर है ये वाला, इसके अंदर करना है वो, क्योंकि इसी पे वेरिएबल लगा हुआ है कलर नाम से। ओके, तो एक रेफ बनाना होगा, ठीक है। कंटेनर रेफ हो गया एंड राइट। तो अभी अपने पास कलर आएगा। तो एक सिंपल सा चेक कि अगर एक्टिव कलर नहीं आता है तो रिटर्न कर जाओ, यहाँ पे एक नोट, राइट। एंड देन अगर वो आता है तो सबसे पहले कंटेनर लेते हैं, कंटेनर को देखते हैं, कॉन्स्ट कंटेनर इज इक्वल्स कंटेनर रेफ डॉट करंट, इससे कंटेनर का जो डिव वो मिल जाएगा हमें। एंड वन मोर चेक अब इसके बाद कि अगर कंटेनर नहीं है, किसी भी रीज़न से अगर कंटेनर नहीं है या फिर एक्टिव कलर नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, फिर हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो अगर सब कुछ ओके है तो कंटेनर डॉट सेट प्रॉपर्टी होती है, एक फंक्शन होता है, इसके अंदर तुम्हें प्रॉपर्टी पास करनी होगी। तो वेरिएबल का नाम पास करो कलर एंड देन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी पास करो जो तुम्हें लगानी है। तो प्रॉप्स डॉट एक्टिव कलर, इट शुड वर्क नाउ, देखते हैं एक बार। हाँ नेम, वो क्या हो गया, कोई एरर आया लगता है, देखते हैं। सेट प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंक्शन में भी, ओके। मे बी स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी, चेक करता हूँ।
सेव डिटेल एंड ओके, काम कर रहा है। इस वाले कलर के साथ नहीं, लेकिन बाकी कलर्स के साथ तो काम कर रहा है। यप, राइट, अपने कलर सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले कलर में क्या दिक्कत है? फर्स्ट वाले में ब्लैक कलर आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं, कलर शायद दूसरा दे दिया हो। कलर ओके, यहाँ पे वो आएगा, एक है हैशटैग, ठीक है, अभी वो ठीक हो जाना चाहिए। ये वाला हाँ, अभी ठीक है, कूल। सो अब हम कलर्स भी चेंज कर पा रहे हैं, यहाँ से कलर चेंज हो रहा है। अब एक ही चीज़ बची है इसमें, डाउनलोड का बटन, ये वर्किंग नहीं है करंटली, ठीक है। तो इसकी वर्किंग के लिए ना एक लाइब्रेरी है, उसका यूज़ करने वाले हैं। तो नाम है रिएक्ट टू प्रिंट करके कुछ था, हाँ ये वाली npm पे है। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ से कमांड कॉपी कर लो एंड देन डायरेक्टरी में मूव इन करो एंड देन कमांड पेस्ट कर दो, ठीक है। एग्जांपल देखना है तो ये रहा, ऐसे यूज़ कर सकते हो इसको। ऐसे यूज़ हो, मैं बता देता हूँ कैसे। तो ये क्या कहते हैं, उसको डाउनलोड हो गई है लाइब्रेरी, ठीक है। इसको अब बॉडी के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट react to print from react to print एंड एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ ये जस्ट क्या करती है ना कि तुम इसमें ये लाइब्रेरी में कोई एक एलिमेंट पास करो एंड ये उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगी तुम्हारे लिए, जस्ट इतना काम है। तो हम इसके अंदर अपना रिज्यूमे पास करने वाले हैं एंड देन वो रिज्यूमे को प्रिंट कर देगी, और कुछ काम नहीं है इसका, इतना ही है। तो रिएक्ट टू प्रिंट एंड इसके अंदर ट्रिगर के अंदर बेसिकली तुम्हें वो एलिमेंट देना होगा जिसके क्लिक पे वो चीज़ ट्रिगर होगी, ठीक है। तो हमें बटन के क्लिक पे करनी है, तो अपने बटन को यहाँ पे पास कर देंगे ऐसे, ओके। एंड कंटेंट के अंदर तुम्हें वो एलिमेंट का रेफ देना होगा। तो उस एलिमेंट के रेफ के लिए एक रेफ क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिज्यूमे रेफ इज इक्वल्स यूज रेफ, ठीक है। एंड इसको रेफ देते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, रिज्यूमे रेफ एंड देन यहाँ पे कंटेंट में रिज्यूमे रेफ। एक बार ट्राई करते हैं इसको, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो इफ आई क्लिक ऑन डाउनलोड, नथिंग हैपन्स, एक मिनट। ओह सॉरी, कंटेंट के अंदर एलिमेंट पास करना है ना, तो रिज्यूमे रेफ डॉट करंट ऐसे पास करना होगा। अभी देखते हैं एक बार, चेक कर। To print a function and should be wrapped in React, not forward of use or हाँ, इसमें एक दिक्कत है, मैं भूल गया था कि ये रेफ तुम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, तुम्हें फॉरवर्ड रेफ के अंदर उसको रैप करना होगा कंपोनेंट को। तो फॉरवर्ड रेफ के अंदर रैप कैसे करते हैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको एक वैसा बना लेते हैं, कौन से रिज्यूमे इक्वल्स एरो फंक्शन बना लेते हैं, इससे समझने में थोड़ा इजी रहेगा।
सो रैप करने के लिए ना जस्ट ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन इसको फॉरवर्ड रेफ के अंदर रैप कर दूँ, फॉरवर्ड रेफ एंड ऐसे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे प्रॉप्स कॉमा रेफ ऐसे आ जाएगा, ओके। एंड इस रेफ को हम जो पेरेंट कंटेनर रिज्यूमे का उसको दे देंगे, यानी कि यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। एक और डिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक और डिव बना देंगे एंड देन उसको दे देंगे वो रेफ। सो दैट्स इट। अब ये रेफ यहाँ से पास हो जाएगा फॉरवर्ड रेफ से। इतना सारा कोड है बीच में, ठीक है। सो इस फॉरवर्ड रेफ के इस ये यहाँ पे पास हो जाएगा आउटर डिव को, एंड इसको फिर रिएक्ट टू प्रिंट कर देगा। चेक करते हैं कोई एरर आ रखा है क्या। नहीं, तो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं एंड ये देखो ये ओके। सो अभी ये 29,000 कुछ पेजेस दिखा रहा है, राइट। ये कुछ तो बग है, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ अगर वैसे आए तो तुम्हारे पास। ओके, तो इशू क्या है ना कि तुम अगर ऐसा सिंटेक्स यूज़ करोगे ना, ये वाला एंड करके, तो उसकी वजह से आ जाते हैं कई बार। एंड कई बार तुम अगर ऐसे एम्प्टी कोड्स यूज़ करोगे ना ऐसे, तो उसकी वजह से आ जाता है ये 20,000 पेजेस वाला इशू। तो सबसे पहले हम कोड्स वाले चीज़ को रिमूव करके चेक करते हैं, उससे अगर फिक्स होता है तो। जैसे यहाँ पे है कोड्स, तो इसकी बजाय यहाँ पे एक एम्प्टी डिव डाल देते हैं, ठीक है। एंड नीचे गई हैं। सो अब एक बार चेक करते हैं इसको फिक्स करने के बाद। सो डाउनलोड, एंड अभी भी उतने पेजेस आ रहे हैं। तो अभी एंड वाले इश्यूज़ को हटाते हैं, जहाँ जहाँ एंड लगा हुआ है उनको हटाते हैं एक बार। मैं जल्दी से हटा देता हूँ सबको। ओके, तो मैंने सभी जगह से हटा दिया है। तो किया क्या है ना कि अभी जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा ऐसे लिखा हुआ था, अगर पहले ऐसे लिखा हुआ था एंड देन ये कंडीशन, तो उसकी बजाय टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है ऐसे, एंड देन बाद में एल्स में एक एम्प्टी टैग रिटर्न कर दिया है। कोड्स नहीं रिटर्न करने, कोई एम्प्टी टैग रिटर्न कर दो, ठीक है। ये कुछ तो इशू है क्रोम के इसमें, ये जो विंडो आता है। अभी देखो अभी करेक्ट 1 पेज आ रहा है, ये उसमें इशू है कुछ तो कि अगर हम वो वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। अभी एक एक्यूरेटली 1 पेज आ रहा है ना, अपना रिज्यूमे भी यहाँ पे आ रहा है। तो एक बार रिज्यूमे को फिल करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स कुछ। ओके, सो नेम में भी कोई रियल नेम,
मैं एक बार सारी डिटेल भर देता हूँ जल्दी सी। ओके सो पूरा तो नहीं डाला है, लेकिन इतना डाला है जस्ट चेक करने के लिए। सो अगर अभी मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो या ये रिज्यूमे आ रहा है ऐसे, एंड इसको सेव करोगे तो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, राइट। एंड हम कलर चेंज करके देखते हैं, ऑरेंज कलर में डाउनलोड। यप, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। सो पूरा हो गया फाइनली, अपना जो रिज्यूमे बिल्डर है पूरा हो गया है। ओके एंड इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस तुम खुद से कर सकते हो, मैं कुछ बता देता हूँ। सो इसमें एक तो स्किल्स वाला सेक्शन नहीं है, वो डाल सकते हो, राइट। कलर्स के तुम अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग चीज़ों को कलर दे सकते हो। अभी बहुत कम जगह कलर है, या फिर तुम्हें लग रहा है कलर अच्छा नहीं है, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, वो देख कर सकते हो। रिज्यूमे का टेम्पलेट तुम 4-5 बना सकते हो, जैसे 4-5 रिज्यूमे टेम्पलेट है, राइट। यहाँ पे जैसे हम ये दिखा रहे हैं ना, ये सारे टूल बार बेसिक इन्फो वर्क प्रोजेक्ट करके, तो यहाँ पे 4-5 रिज्यूमे के टेम्पलेट दिखा दो, जैसे टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2, टेम्पलेट 5 तक। ओके एंड सब में जस्ट डेटा वही फिल होगा, कुछ भी नहीं है, राइट। टेम्पलेट्स अलग होंगे, तो बंदा 5 अलग अलग तरह के टेम्पलेट डाउनलोड कर सकता है, राइट। एंड इसमें ये इसको मूव करने का ऑप्शन भी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। सो राइट, ऐसे तुम स्वैप भी कर सकते हो इनको, क्या कहते हैं, सेक्शंस को, राइट। एंड स्किल्स का ऑप्शन डाल सकते हो, वो बता दिया, मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ये ईमेल गलत है, लास्ट थिंग, यहाँ पे ऐसे डलना था, ठीक है। अभी यहाँ पे ईमेल आ जाना चाहिए, कम ऑन। हाँ ये आ गया, abc@gmail.com। ओके कूल। मैं एक बार पीडीएफ में बता देता हूँ डाउनलोड करके। सो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा एंड देन सेव। सो ये देखो रिज्यूमे, एंड ये इमेज से नहीं होता है, तो कितना ही जूम कर लो ये मतलब पिक्सल्स भी नहीं आएंगे अलग अलग। ओके सो ऐसे खुद का तुम एक रिज्यूमे बिल्डर बना सकते हो। बड़ा प्रोजेक्ट है पर आई गेस बना सकते हो, इट वर्थ इट, राइट। सो इस रिज्यूमे बिल्डर में इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ओके तब तक के लिए बाय।